हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम को लीजिए, हो यूपीपीएससी एई हो, यूपीपीएससी जेई हो, यूपीपीएससी एई हो, बीपीएससी, आरपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपेयर करें, हिंदी और इंग्लिश तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स एक टेक्निकल पार्ट पर ही फोकस करते हैं और लैंग्वेजेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ट्रबल फेस करते हैं लैंग्वेज पार्ट को कवर करने के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हिंदी कवर करने में प्रॉब्लम होती है, एंड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश कवर करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जनरली लैंग्वेजेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ टेक्निकल पार्ट पर फोकस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्ट्रेटेजी कि कैसे मैंने यूपीपीएससी जेई के लिए टेक्निकल के साथ साथ लैंग्वेज पर फोकस करके अच्छा स्कोर किया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने हिंदी इंग्लिश कहाँ से प्रिपेयर करी, तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताऊंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो मेरे सिलेक्शन में इसके साथ साथ जो मुझे प्रेफर्ड डिपार्टमेंट मिला है अपना, उसको पाने में हिंदी और इंग्लिश में जो मैंने मार्क्स गेन किए थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आज की वीडियो में वही स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली यूपीपीएससी जेई के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों 100 मार्क्स से पूछी जाती हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। जो रिमेनिंग वेटेज होता है वो टेक्निकल का होता है। तो ये तो बात है यूपीपीएससी जेई की। हर एक एग्जाम का जो सिलेबस पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। तो स्ट्रेटेजी के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा जस्ट टू नो योर सिलेबस एंड स्टिक टू इट। जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो लैंग्वेज का सिलेबस होता है वो काफ़ी इलेबोरेट करके दिया होता है। आपको हर एक टॉपिक दिए होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बस उन टॉपिक्स को पढ़ना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग टेक्निकल में करते हैं ना कि सिलेबस तो जो है वो पढ़ना ही है, उसके अलावा 10 चीज़ें और पढ़नी है कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसी गलती मत करिएगा। लैंग्वेज में आपको सिर्फ अपने सिलेबस का ही पढ़ना है। जो सिलेबस में दिया हो सिर्फ उसको ही पढ़ दिया और आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं पर रिसॉल्व हो जाएंगी। तो सिलेबस को तो हमने जान लिया। हम नेक्स्ट चीज़ आती है कि तैयारी शुरू कैसे करें, कि जो प्रिपरेशन है उसको कैसे शुरू करें। तो जो नेक्स्ट स्टेप था वो मेरी कोचिंग ने लिया, जहाँ से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की फैकल्टीज़ थी, तो उन्होंने काफ़ी इफेक्टिवली हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। दे वर रियली गुड एंड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। दोनों ही सब्जेक्ट्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे और हमें पता चल गया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सिलेबस भी देख लिया, हमने तैयारी भी कर ली, हमने कोचिंग से नोट्स भी हमारे पास प्रॉपर आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। एंड आप लोगों को भी पता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ बुक्स को फॉलो किया। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, आप लोगों को स्क्रीन पर बुक का स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, एंड दूसरी मैंने करी लूसेंट हिंदी। और मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मैंने जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय नीतू सिंह एंड लूसेंट की जो इंग्लिश की बुक होती है वो फॉलो करी। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ है। जिन बुक्स को प्रिपेयर करके मैंने यूपीपीएससी जेई की तैयारी करी, ये वही बुक्स है। अगर आपको इन बुक्स को खरीदना है तो इनके लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी बुक्स की बात। अब इन बुक्स में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो इसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्जाम हो चाहे फिर टेक्निकल एग्जाम है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको टॉपिक उठाना है एंड जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बुक्स हैं उनमें टॉपिक खोलना, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। अब आपको माना आपको विलोम शब्द की प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट विलोम शब्द को प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपको अगर मुहावरे, लोगों के या फिर इडियम, फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको जस्ट बुक से प्रैक्टिस करना है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछे किस टाइप के जाते हैं। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई हैड नो आइडिया कि क्वेश्चन पूछे किस टाइप के जाते हैं, कि अगर मैं संधि पढ़ रही हूँ तो संधि से क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, एंड इंग्लिश में अगर मैं नॉन प्रोनाउंस पढ़ रही हूँ तो उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन बुक्स के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्लियर हुई। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने पूरी कर ली। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मेरे थ्योरी नोट्स में कवर्ड नहीं थे और उनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया।
इंग्लिश के लिए मैंने डियर सर को फॉलो किया। डियर सर आप लोगों को पता है काफ़ी पॉपुलर चैनल है, वहाँ पर इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिए जाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के लिए मैंने एक और चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम करके एक चैनल है, उनको भी फॉलो किया। वहाँ पर भी मैम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देती है। हिंदी के लिए मैंने बहुत सारे रैंडम चैनल्स को फॉलो किया, और जो नोट्स मेरे थ्योरी में अवेलेबल नहीं थे, जो टॉपिक्स मेरे थ्योरी में अवेलेबल नहीं थे, उन्हें मैंने यूट्यूब चैनल्स की हेल्प से ही कवर किया। तो अब सिलेबस को भी हमने जान लिया, सिलेबस कवर भी हमने कर लिया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर ली। अब नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब आप लोग सोचोगे कि लैंग्वेज के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत, लेकिन लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम 12th तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल हम लोग डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं, उसके बाद पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग टेक्निकल ही पढ़ते हैं। तो टेक्निकल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे माइंड में फिक्स्ड हो जाते हैं, तो हम लोग हफ्ता 10 दिन कोई सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ते हैं टेक्निकल का, तो हम लोग उसके कॉन्सेप्ट भूलते नहीं हैं। लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश की हम लोग बात करें तो आप लोग 10-12 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग सब कुछ भूल जाओगे, एंड जो आपकी सारी प्रिपरेशन थी वो गड्ढे में चली जाएगी। तो हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एटलीस्ट 1 घंटा आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट को ज़रूर देती थी। किस दिन मैं हिंदी पढ़ती थी, किस दिन मैं इंग्लिश पढ़ती थी। कभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, जब बहुत दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस को हो जाते थे उसके बाद आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, जो मैंने भी किया वो था कि नोट्स को भी आप टाइम टू टाइम अपना रिवाइज कीजिए। जो आपके कोचिंग के नोट्स होंगे या फिर आपने कहीं यूट्यूब से ही पढ़ा होगा, जो भी नोट्स होंगे उनको आप टाइम टाइम रिवाइज करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते रहें, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम ना फेस करें। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। आप अगर 1 घंटा डेली भी किसी भी सब्जेक्ट को दोगे, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और वो 1 घंटा बहुत ही कम होता है, आप लोग शाम को इवनिंग वॉक करते हुए वो चीज़ कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज को, लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आप डेली लैंग्वेज को दीजिए। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करने के लिए। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने करी वो थी मैराथन सेशंस को अटेंड करना। अब मैराथन सेशंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसमें एक साथ आपको 100 to 180 क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं। अब वो अलग अलग टॉपिक्स थे, यानी कि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या टॉपिक आने वाला होता है। यूजुअली जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चीज़ें पहले से ही थोड़ा सा रिव्यू हो जाती हैं। लेकिन मैराथन सेशन के टाइम पे यू हैव नो आइडिया कि आगे क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो इससे जो है आपके माइंड एक टाइप से प्रिपेयर हो जाता है फॉर रियल एग्जाम। तो मैराथन सेशंस मैंने बहुत ज़्यादा अटेंड किए। उसमें भी क्या होता था कि आपको टाइमर मिलता है, टाइमर के हिसाब से आपको आंसर्स देने होते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे मैराथन सेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैराथन सेशन में क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। एक के दो के जो टॉपिक्स आपके छूट भी जाते हैं वो भी आपके इन सेशंस के दौरान कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैराथन सेशंस के बाद जो मैंने चीज़ करी और जो आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को आप लोगों को ज़रूर देना है। टेस्ट सीरीज से आप लोगों को बिल्कुल एक एग्जाम एनवायरनमेंट मिलता है, एक आप प्रेशर टैकल करना सीख जाते हो कि कैसे एग्जाम रूम वाला प्रेशर को आपको टैकल करना है, वो सीख जाते हैं। उसके बाद टेस्ट तो आपको देने ही है टेस्ट सीरीज में, लेकिन उसके साथ उनको एनालिसिस भी करना है। टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कहाँ पर स्टैंड करते हो, एक्चुअली आप हो कहाँ पर, आपको कितना आगे और बढ़ना है प्रिपरेशन में। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज दी थी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी, जिससे कि मुझे पता चला कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है, किन टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी। इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो नो योर सिलेबस, अपने सिलेबस को जानना है एंड जस्ट स्टिक टू इट। टेक्निकल की तरह बिल्कुल भी नहीं करना है कि इधर उधर का भी पढ़ लेना, नहीं, जो आपके सिलेबस में चीज़ें दी हैं सिर्फ उसको ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अपनी तैयारी को शुरू करना। तो आप कोचिंग चाहे ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन लो, कहीं से भी लो, लेकिन आपके पास थ्योरी नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने कुछ बुक्स रेकमेंड की थी, अगर आप लोगों को वो बुक्स खरीदनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एंड आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को कोई और बुक भी फॉलो करनी है, यू आर फ्री टू फॉलो एनी बुक, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर आपके टॉपिक्स कोई थ्योरी में नहीं कवर हो रहे हैं तो उसको आप यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदी भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट में होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट दिन में
1 से 1.5 घंटा आप लोग अपनी लैंग्वेज को ज़रूर दीजिए, उससे आप लोगों को अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इसके अलावा मैराथन सेशंस को अटेंड कीजिए, जो रैंडम क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। अचानक से आपका दिमाग वर्क करने लगता है कि भाई अब इसमें ये करना है, अब विलोम शब्द आ गए, अरे अब संधि आ गई, या फिर अब एक्टिव कर्सिव आ गए, या फिर अब नाउन प्रोनाउन आ गए, तो फिर ऐसे जो है आपका एग्जाम, आपके माइंड को प्रैक्टिस सी हो जाती है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप टेस्ट सीरीज भी दीजिए। तो ये सारी मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने फॉलो करी टू क्रैक माई एग्जाम। तो आप लोग चाहो तो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी लैंग्वेज की जर्नी को ईजी कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।